जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान से अध्याय 12 ध्वनि पाठ के अंतर्गत आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों का समावेश। पाठ में जितने भी बहुविकल्प बन रहे थे वो सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए तो हम आपके लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प क्या कहता है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? चलिए तो इसका राइट आंसर है आयाम पर। किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आवृत्ति पर। तो ध्वनि का तारतम्य निर्भर करेगा किस पर? आवृत्ति पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो हमें बताना कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर है किस में होगी ध्वनि? तो पहला स्टील, जल, वायु और हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा होते हैं ठोस में, तो स्टील आएगा। स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला विकल्प है, पहला खाली स्थान, कि ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खाली स्थान करने के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि जब वस्तुओं को पीटेंगे तो क्या करेंगी? उनमें होगा कंपन। तो ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होगी। चलिए दूसरा खाली स्थान है, ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में खालिस्तान तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। तो ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में कैसे, यानी पदार्थ में कैसे संचरित होगी? तो चलिए इसमें हम भरेंगे अनुदैर्ध्य। दूसरे में क्या भरना हमें? अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य। चलिए अगला हमारा क्या भर देंगे? अनुदैर्ध्य। पहले में कंपन भरेंगे, दूसरे में अनुदैर्ध्य भरेंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो तीसरा, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खालिस्तान ही संचरित होता है। तो इसमें कहा गया कि ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल क्या संचरित होता है? तो चलिए इसमें हम भरेंगे विक्षोभ। तीसरे में भर देंगे हम विक्षोभ। चलिए अगला, खालिस्तान तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो इसमें भर देंगे हम ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं। इसमें भी हम भरेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। चलिए अगला, खालिस्तान, ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? इसमें भर देंगे हम माध्यम। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला है, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, खालिस्तान तरंग कहलाती है। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। तो जो क्या करते हैं? अपनी माध्य स्थिति के लंबवत गति करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? चलिए तो इसमें भर देंगे अनुप्रस्थ। इसमें भरना हमें अनुप्रस्थ तरंगें। चलिए अगला,
अगला खालिस्तान है एकांक समय में दोलनों की संख्या दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की खालिस्तान कहलाती है। तो इसमें देखना हमें कि संख्या जो ध्वनि तरंग की खालिस्तान कहलाती है, तो इसमें क्या भरेंगे, जो दोलनों की संख्या होगी वो ध्वनि तरंगों की क्या कहलाएगी, आवृत्ति। इसमें भर देंगे हम आवृत्ति। चलिए अगला देखते हैं। अगला सही जोड़ियां मिलाइए। प्रश्न 3 सही जोड़ी मिलाइए कॉलम ए से कॉलम बी। चलिए तो पहला है कि ध्वनि से अधिक गति से चाल, यानी ध्वनि से अधिक गति से चाल, तो कौन कहलाएगा, उसे कहेंगे हम पराश्रव्य ध्वनि। पहले की मिलाएंगे बी से पराश्रव्य ध्वनि। दूसरा श्रव्यता परास, श्रव्यता परास यानी सुनने की परास या क्षमता, तो क्या है, सुनने की क्षमता होती है हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। चलिए अगला अपश्रव्य ध्वनि, जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं, तो वह ध्वनि होती है कितनी, 20 हर्ट्ज से कम। तीसरे का ई में पराश्रव्य ध्वनि, तो पराश्रव्य ध्वनि कहेंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। अगला माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन कहलाती है हमारी श्रवण सहायक युक्ति जिसके द्वारा हम सुन सकते, जिसे माइक्रोफोन यानी ईयरफोन कह सकते। चलिए अगला प्रश्न 4 सत्य असत्य लिखिए। तो प्रश्न 4 में सत्य और असत्य बताइए। पहला है प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज फैराडे ने की थी। दूसरा ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो चलिए पहला था कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज फैराडे ने की थी, कैसा है, सत्य है। दूसरा ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो ये भी कैसा है, ये भी सत्य है। चलिए अगला है ध्वनि संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गलत हो दोस्तों, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। चलिए चौथा ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। तो चलिए ये भी कैसा हमारा असत्य है, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल के तुल्य। आपने देखा होगा कि जब भी गर्जना होती है, बिजली गिरती है बरसात के मौसम में, तो सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद में क्या आती है, ध्वनि आती है। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, प्रकाश लाइट, उसके बाद आती है ध्वनि। तो ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम है, प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसलिए प्रकाश जल्दी पहुंच जाता है। चलिए तो अगला है ध्वनि की चाल से अधिक चाल को पराध्वनिक चाल कहते हैं। तो जो ध्वनि की चाल है उसकी चाल से जो अधिक चाल होती है उसे कहते हैं पराध्वनिक चाल। तो ये भी एक ऐसा दोस्तों ये सत्य है। चलिए अगला अध्याय 15 से खाद्य संसाधनों में सुधार। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने बहुविकल्प प्रश्न बन सकते थे सभी का समावेश किया गया है। चलिए तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा पहला विकल्प कहता है कि ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं। ऐसी फसलें जिन्हें हम क्या करते हैं, वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो कौन सी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा खरीफ की
फसलें। चलिए दोस्तों, तो फसलें हमारे उगाने के आधार पर दो प्रकार की कहते हैं। जैसे हम कहते हैं खरीफ की फसल, खरीफ, और दूसरा होता है रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून और जुलाई में बोई जाती है। जैसे कौन कौन होगा, जैसे उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, और मूंगफली भी आती है। चलिए अब आता है रबी की फसल। तो रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर, कब बोई जाती है? अक्टूबर और नवंबर, या ठंडी लग जाती है तब बोई जाती है। इसमें कौन सा होगा अपना? चना, मटर, गेहूँ, ये बोई जाते हैं। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, रबी की फसल के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। चलिए, तो रबी और खरीफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? शीत ऋतु यानी ठंडी, जो फसल ठंडियों में उगाई जाती है उस फसल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम कौन सी? रबी की फसलें। चलिए, तो राइट आंसर बार, रबी की फसल। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलें हैं? अब इन फसलों में से बताना है कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो धान, सोयाबीन, मक्का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी फसलें रबी वो खरीफ की फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं? अब बताना इनमें से कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं। तो पहला गेहूँ, चना, मटर, उपरोक्त सभी। तो इसका है उपरोक्त सभी, सभी फसलें रबी की फसलें हैं। चलिए पाँचवा, निम्नलिखित में से किन विधियों को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो कौन सी विधियाँ हैं जिनसे फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है? तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा फसल की किस्म में सुधार करके, ये भी सही है। फसल उत्पादन प्रबंधन करके, ये भी सही है। फसल सुरक्षा प्रबंधन करके, ये भी सही है। इसका राइट आंसर दा, क्योंकि ये तीनों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो फसल के सुधार करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? चलिए, तो पहला है अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होनी चाहिए फसल, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी गुण जरूरी हैं। तो राइट आंसर है द उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, संकरण जब पौधे की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है तो इसे कहा जाता है। जब संकरण क्या होता है? पौधों की विभिन्न किस्मों में कराया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अंतर किस्मीय। क्या कहेंगे इसको? अंतर किस्मीय। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है। जो रासायनिक रूप से पादप पोषक तैयार किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वे कहलाते हैं उर्वरक। आ नंबर का सही है, उर्वरक कहलाते हैं। चलिए अगला, निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं, इनमें से बताना कि खरपतवार के उदाहरण कौन हैं। तो चलिए इसका देखते, गोखरू, गाजर घास, मोथा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है
उपरोक्त सभी, गोखरू, गाजर घास और मोथा सभी हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार ऐसे पौधे जो फसल में अनावश्यक तरीके से उग जाते हैं और फसल की पानी, पोषक पानी पोषक और उर्वरक इन सबको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को कहा जाता है खरपतवार। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में रोग कारक हो सकते हैं। तो पौधों में क्या रोग कारक बताना है, कौन से हो सकते हैं। तो चलिए इसका जीवाणु भी हो सकते, विषाणु भी हो सकते, कवक भी हो सकते, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। जो पौधों की वृद्धि में नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक होते हैं वो जीवाणु भी होते हैं, विषाणु भी होते हैं और कवक भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से है। इनमें से बताना है कि किसका संबंध हरित क्रांति से है। पहला दूध, मछली, मुर्गा और गेहूँ। तो इसका किसका संबंध हरित क्रांति से। हरित क्रांति से होता है फसलों के उत्पादन से संबंधित। तो हरित क्रांति का संबंध किससे होगा, गेहूं से होगा, क्योंकि यानी हरित क्रांति में क्या चाहिए, फसलों का उत्पादन या हरियाली। हरियाली दूध से थोड़ी नहीं आएगी, ना मछली से आएगी, ना मुर्गी से आएगी, तो कहलाएगा हमारा गेहूं इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध श्वेत क्रांति। अब हमें बताना श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्या तो दोस्तों दूध। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, राइट आंसर दूध। गेहूं हो जाएगा हरित क्रांति में, मछली आ जाएगा नीली क्रांति में। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं, यानी खरपतवार क्या है। तो उपयोगी फसल, सब्जी, फल, अनचाहे पौधे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है द अनचाहे पौधे। जो पौधे हमारे खेत में अपने आप उग जाते हैं उन्हें कहते हैं खरपतवार या बीट्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषक खालिस्तान कहलाते हैं। तो जो रासायनिक रूप से पादप पोषक तैयार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो चलिए इसमें हम भरेंगे क्या भरेंगे, उर्वरक। तो रासायनिक रूप से तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं उर्वरक। चलिए अगला, खरपतवार का उदाहरण है। तो खरपतवार का हमें क्या करना, उदाहरण बताना है। तो चलिए इसमें हम भर देंगे, दूसरे भरेंगे हम गाजर घास। किसी एक खरपतवार का नाम देना, तो हम भर देंगे गाजर घास। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा है, बास इंडिकस का खालिस्तान वैज्ञानिक नाम है। तो बास इंडिकस का क्या बताना, वैज्ञानिक नाम बताना है, बास इंडिकस। तो चलिए बास इंडिकस होता है किसका, ये होता है गाय का। इसमें भरेंगे, तीसरे भरेंगे गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस। चलिए अगला चौथा है कि बास बोवेलिस खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम है। तो बास बोवेलिस किसका नाम है, ये है भैंस का नाम। इसमें भर देंगे भैंस, चौथे में भरेंगे भैंस। देखिए दोस्तों गाय भैंस का वैज्ञानिक नाम समथिंग लगभग एक सा है। चलिए अगला, बर्मी कंपोस्ट, पांचवा बर्मी कंपोस्ट खालिस्तान उपयोग करते हैं। तो बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते कौन करते हैं, ये खाद किससे बनती है। इसमें भर देंगे केंचुआ। किससे बनती है, केंचुआ से। चलिए अगला,
अगला क्वेश्चन है छठवां, बृहद पोषक तत्व खालिस्तान है। तो जो बृहद पोषक तत्व है वो कौन से हैं? उनमें होता है सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होता है N2 नाइट्रोजन, जिसे हम क्या कहेंगे नाइट्रोजन। आपने देखा होगा DAP की जो खाद की बुनियाद है उसमें लिखा रहता है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही पौधे के लिए बृहद पोषक तत्वों में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व खालिस्तान है। तो हमें बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व खालिस्तान है। तो चलिए इसमें हम भर देंगे, इसमें भरेंगे हम मैग्नीज। क्या भरेंगे हम? मैग्नीज। चलिए अगला है नील हरे शैवाल खालिस्तान है। तो नील हरे शैवाल बताना है कौन सी है। तो इसमें हम भर देंगे, चलिए इसमें भरेंगे हम नॉस्टॉक। नील हरे शैवाल एक नॉस्टॉक। चलिए अगला क्वेश्चन 9, नीम की पत्तियां होती हैं। तो नीम की पत्ती बताना कैसे होते हैं। तो चलिए इसमें हम भर देंगे नीम की पत्तियां। इसमें भरना हमें जैव कीटनाशक। क्या भर देंगे? जीव कीटनाशक। जब भी हम किसी अनाजों के साथ नीम की पत्तियां रखते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? जैव कीटनाशक, प्राकृतिक औषधि है कीड़ों को मारने के लिए। चलिए अगला है अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गी खालिस्तान कहलाती है। तो जो अंडे के लिए मुर्गी पाली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर है हमारा लेयर। क्या बोलते हैं इसमें भर देंगे हम लेयर। अगला है प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाइए, मैच द कॉलम्स A विथ कॉलम B। चलिए तो पहला चलिए तो पहला सोयाबीन। तो सोयाबीन की मिलाना है। तो सोयाबीन क्या है? तो सोयाबीन है एक खरीफ की फसल, क्योंकि एक वर्षा ऋतु में बोई जाती है। तो चलिए इसका हम लगा देंगे खरीफ की फसल। चलिए अगला है चना। तो चना क्या है दोस्तों? चना है रबी की फसल, इसको हम लगाएंगे रबी की फसल में। चलिए अगला देसी गाय। तो देसी गाय की लगाना हमें कौन सी है? देसी गाय। तो चलिए इसके लगाएंगे हम रेड सिंधी। किसमें लगा देंगे हम? रेड सिंधी में। चलिए अगला है विदेशी गाय। तो विदेशी गाय की लगाएंगे जर्सी होती है दोस्तों। विदेशी गाय कौन सी होती है? जर्सी। चलिए अगला मधुमक्खी इटली की। तो इटली की मधुमक्खी है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम एपिस मेलिफेरा। चलिए तो इसके लगा देंगे हम एपिस मेलिफेरा, F से, 5 की F से लगाएंगे। अगला मेरी कल्चर। चलिए अगला मेरी कल्चर की लगा देंगे किससे? मछली पालन से। चलिए अगला 7वां कड़कनाथ। तो कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? तो किसकी है दोस्तों? कड़कनाथ है मुर्गा की प्रजाति। चलिए तो इसका लगा देंगे हम मुर्गा की प्रजाति में। चलिए अगला मधु। तो मधु कहाँ से प्राप्त होगी? तो मधु की लगा देंगे हम किससे? मधुमक्खी से। चलिए अगला है ब्रायलर। तो ब्रायलर क्या है दोस्तों? तो ब्रायलर होता है मांस। चलिए तो इसके हम लगाएंगे किससे?
मांस से, ब्रॉयलर की लगाएंगे हम मांस से। चलिए अगला है रोहू। तो रोहू क्या है दोस्तों, तो रोहू चलिए दोस्तों, तो रोहू की लगा देंगे किससे, इसकी लगाएंगे मछली से। हमारा मेरी कल्चर कहलाता मछली पालन, और रोहू किसी मछली का नाम पूछा है। तो चलिए आप जोड़ियाँ मिला लीजिए इस तरह से। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए तो फिर से जोड़ियाँ दी गई हैं, सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए का कॉलम खा। चलिए तो पहला है बृहत पोषक तत्व, इसमें लगाना बृहत पोषक तत्व किसमें जाएगा, जैविक उर्वरक, केंचुआ, जैव कीटनाशक, कॉपर, फास्फोरस। तो जैव बृहत पोषक तत्व है फास्फोरस। चलिए सूक्ष्म पोषक तत्व, तो सूक्ष्म पोषक तत्व आ जाएगा कॉपर में। चलिए अगला वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट कहाँ से बनती, ये बनती केंचुआ से। अगला नीम की पत्तियाँ, तो नीम की पत्तियाँ हैं जैव कीटनाशक, तो नीम की पत्तियों की लगाएंगे जैव कीटनाशक में। अगला है नील हरित शैवाल, तो नील हरित शैवाल का लगाएंगे जैविक उर्वरक में। किस पे लगाएंगे दोस्तों, जैविक उर्वरक में। चलिए अगला क्वेश्चन है 4, सत्य असत्य लिखिए। हमें लिखना है कि सत्य असत्य बताइए। तो पहला एसल देसी नस्ल की मुर्गी है। चलिए अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है एसल देसी नस्ल की मुर्गी है। एसल क्या है दोस्तों, देसी नस्ल की मुर्गी है, तो ये हमारा सही है। चलिए दूसरा है मिश्रित मछली पालन में धान के साथ मछली पाली जाती है। तो ये कैसे दोस्तों, ये असत्य है। चलिए अगला है चरागाह में गेहूं की खेती की जाती है। चरागाह में क्या होता है, गेहूं की खेती की जाती है, तो कैसा है, असत्य। चरागाह में पशुओं को चराया जाता है। चलिए चौथा है मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। तो ये कैसा दोस्तों, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, तो ये भी हमारा सही है। चलिए अगला है कुक्कुट पालन कुत्ते के पालन से संबंधित है। तो ये कैसा दोस्तों, ये हमारा असत्य है। कुक्कुट पालन होता है मुर्गी पालन से संबंधित। चलिए पांचवा, पौधों में रोग कारक विषाणु हो सकते हैं। तो पौधों में क्या है, रोग कारक विषाणु हो सकते हैं, तो ये कैसा हमारा ये सत्य है। चलिए अगला है दीप्तिकाल का प्रभाव पुष्पन पर पड़ता है। तो दीप्तिकाल का प्रभाव क्या होता है, पुष्पन पर पड़ता है, तो कैसा हमारा सही है। यदि पुष्प दीप्तिकालता सही नहीं आएगी तो पुष्पों में क्या होता है दोस्तों, पौधों में पुष्पन की क्रिया नहीं हो सकती है। चलिए अगला है फसल उत्पादन में सुधार संकरण द्वारा किया जा सकता है। तो ये दोस्तों हमारा सही है, क्योंकि यदि संकरण करेंगे तो फसलों में सुधार किया जा सकता है। चलिए अगला अधिक फसल उत्पादन के लिए मिट्टी में खाद मिलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, यदि हमें अधिक फसल उत्पादन करना है तो मिट्टी में क्या मिलाना चाहिए, खाद। तो ये भी कैसा है, सही है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमारे भोजन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए अगला, यानी हम क्या करते हैं, ग्लूकोज CHO के रूप में लेते हैं भोजन। इसके बाद में आ जाएंगे हमारे आयरन भी आ जाएंगे, मैग्नीज, कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देश की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए किस पर निर्भर करती है। तो देश की अधिकांश संख्या दोस्तों किस पर निर्भर करती है, खेती पर या किसानी, कृषि कह सकते, कृषि पर निर्भर करती है। चलिए अगला है दो अनाजों के नाम लिखिए जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए तो हमें दो अनाजों के नाम लिखना जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। चलिए तो हो जाएगा हमारा, एक गेहूँ आ जाएगा
दूसरा आ जाएगा हमारा मक्का, गेहूं और मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो दालों के नाम लिखिए जिनसे प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए दो दाल कौन कौन सी हो सकती है? तो एक हो सकती है मूंग की दाल, दूसरा लिख देंगे हम कौन सी, सोयाबीन भी लिख सकते हैं, सोयाबीन, जिनमें हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। चलिए अगला, दो चारे वाले फसलों के नाम लिखिए जो पशुधन के लिए उपयोगी हैं। हमें क्या लिखना है दोस्तों? दो चारे वाले फसलों के नाम लिखना है। तो चलिए दोस्तों, हमें चारे वाली फसलों के नाम लिखना है। तो पहला है हमारा फलिया, पहला क्या है दोस्तों? फलिया। दूसरा है हमारा लोबिया, लोबिया। चलिए तीसरा है चारा मक्का, और चौथा है हमारा गिनी घास। इसमें लिख देंगे हम गिनी घास, जिनसे पशुओं को चारा मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक फल व एक सब्जी का नाम लिखिए जिससे विटामिन ए और विटामिन सी प्राप्त होता है। तो क्या करना है दोस्तों? एक फल और एक सब्जी का नाम लिखना है। तो चलिए दोस्तों, विटामिन ए, तो विटामिन ए मिल जाएगा हमें, किससे मिल जाएगा? तो विटामिन ए हमें मिल जाएगा गाजर से। किससे मिल जाएगा दोस्तों? गाजर से और पपीता से। इसके बाद हमें लिखना विटामिन सी, तो विटामिन सी मिल जाएगा हमें आंवला, आंवला से मिल जाएगा। चलिए, और विटामिन सी किसमें? एक मिर्च में भी होता है विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो दो मसालों वाली फसलों के नाम लिखना है दोस्तों। तो दो मसाले वाली फसलों के नाम लिखना है। तो मसाले में क्या कर सकते दोस्तों? मसाले में एक हमारा लौंग आ जाएगा, लौंग मसाले में आती है फसल है, और दूसरा हमारा ज़ीरा आ जाएगा। चलिए, तो दो फसल मसाले वाली हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, खरीफ की यानी तेल प्रदान करने वाली दो फसलों के नाम लिखना है दोस्तों। तो तेल प्रदान करने वाली दो फसलों के नाम कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों सरसों आ जाएगा, सरसों के बाद आ जाएगा हमारा सोयाबीन, तेल वाली फसलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो दोस्तों हमें लिखना खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो दोस्तों खरीफ की फसल अपनी कब आती है? ये सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। खरीफ की फसल सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। जो कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल इसी के बाद कब? अक्टूबर और नवंबर में। कब दोस्तों? अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, शीत ऋतु में बोई जाती है रबी की फसलें। इसके बाद मार्च अप्रैल में काटी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बास इंडिकस किस जंतु का नाम है? बास इंडिकस बताना दोस्तों किस जंतु का नाम है। तो चलिए किसका है? ये हमारा गाय का, यानी गाय का क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस। अगला क्वेश्चन है, बास बोवेलस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो इसमें लिखेंगे दोस्तों भैंस, भैंस का है बास बोवेलस वैज्ञानिक नाम है। किसका नाम है दोस्तों? इसमें भर देंगे भैंस का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्सी, रेड सिंधी और साहिवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? तो दोस्तों किसकी हैं? ये हैं गाय की। ये किसकी नस्लें हैं? गाय की। चलिए अगला है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से
होता है। कंपोस्ट का नाम लिखना दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, वर्मी कंपोस्ट के द्वारा, केंचुए के द्वारा निर्मित खाद को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, ऐसे एक पौधे का नाम लिखिए जिनका उपयोग हरी खाद निर्माण में होता है। तो एक पौधे का नाम लिखना जिसका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है। तो दोस्तों इसके लिए इसका राइट आंसर है उड़द। क्या क्या लिख सकते हैं हम, उड़द लिख सकते हैं और मूंग भी। चलिए तो अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। तो दोस्तों हमें बताना कि हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि गूंजती है वो कितने समय तक रहती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0.1 सेकंड। कब तक रहती है, 0.1 सेकंड, या हम कह सकते हैं 1/10 सेकंड तक बनी रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की श्रवण परास क्या है। तो सामान्य मनुष्य की श्रवण परास बताना है कि कितनी होती है। तो सामान्य मनुष्य की श्रवण परास होती है 20 Hz से 20,000 Hz तक, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य परास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हो या जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते उसे कहते हैं अपश्रव्य ध्वनि। चलिए अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों बताना कि पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसकी परास क्या होनी चाहिए दोस्तों, 20,000 से अधिक होना चाहिए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होना चाहिए, उसे कहते हैं हम पराश्रव्य ध्वनि, जिसका उपयोग चमगादड़ अपने शिकार के लिए उपयोग करती है। दूसरा होता है इसका, मशीन के जो कलपुर्जे होते हैं उनको साफ करने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। साथ ही अल्ट्रासोनोग्राफी और किडनी के ऑपरेशन के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए दोस्तों किन तरंगों का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। किसका उपयोग करेंगे हम, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं अल्ट्रासाउंड में। आपने देखा इस तरह से कुछ लाइनें बनती हैं रिपोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का कौन सा अवलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में सहायता करता है। तो ध्वनि का कौन सा लक्षण है। तो दोस्तों ये ध्वनि का लक्षण है कंपन। किसके द्वारा पता चल जाएगा हमें, कंपन के द्वारा पता चल जाएगा कि व्यक्ति किस तरफ अंधेरे कमरे में बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों अगला आंसर है ध्वनि बूम किसे कहते हैं। तो जब देखा होगा जो वायुयान होते हैं, वायुमंडल में चलते दोस्तों, वायुयान कहाँ चलते हैं, वायुयान चलते वायुमंडल में। तो जब इनके चलने के कारण हवा से घर्षण होता है तो एक बहुत तेज़ मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि बूम कहते हैं। या जेट वायुयान पराध्वनिक चाल से चलते हैं, जिससे वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनमें वायु दाब में परिवर्तन से क्या होता है दोस्तों, तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि बूम कहते हैं। हेलो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।